नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी तट पर बसे एक बहुत ही खास केंद्र शासित प्रदेश की, जिसकी कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही अनोखी उसकी पहचान भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की। सोचिए, चार अलग अलग इलाके, आजादी पाने के दो बिल्कुल जुदा रास्ते, और इन सबसे मिलकर बनती है एक आधुनिक पहचान। यही तो है इस जगह के इतिहास का पूरा सार, और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आज की तारीख में ये इलाका है कैसा, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर ये काम कैसे करता है। तो देखिए, आज ये चारों इलाके जो पहले अलग अलग हुआ करते थे, अब एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, और इन सबका हेडक्वार्टर यानी सरकार का जो मेन ऑफिस है वो दमन में है। ये जो विलय हुआ है ना, इसने इस पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। तो ये तो हुई आज की बात। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में, उस कहानी को समझते हैं जब इस इलाके ने पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ादी हासिल की और भारत के साथ अपना भविष्य जोड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पुर्तगाली बस्तियां मॉडर्न इंडिया का हिस्सा बनी कैसे? इसका जवाब कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि दो। जी हाँ, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। पुर्तगाली राज का खात्मा आप कह सकते हैं कई पड़ावों में हुआ। कहानी शुरू होती है 1954 में, जब भारत समर्थक विद्रोहियों ने दादरा और नगर हवेली पर कब्जा कर लिया। फिर 1961 के अगस्त में एक संधि हुई और ये दोनों इलाके ऑफिशियली भारत में मिल गए। और फिर उसी साल दिसंबर में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत दमन और दीव को भी भारत में मिला लिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इन इलाकों को आज़ाद कराने के दो तरीके थे, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ दादरा और नगर हवेली में वहां के लोगों ने, नागरिकों ने खुद मिलकर विद्रोह किया, और दूसरी तरफ दमन और दीव के लिए भारतीय सेना को एक प्रॉपर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, जो सिर्फ 32 घंटे में खत्म हो गया। ये फर्क उस वक्त के जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी दिखाता है। भारत अपनी सीमाएं सुरक्षित कर रहा था और पुर्तगाल अपनी कॉलोनी छोड़ने को तैयार नहीं था। तो जो दादरा और नगर हवेली की आज़ादी थी ना, वो किसी एक ग्रुप का काम नहीं था। ये देखें, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोअन्स, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी, ये सब अलग अलग वॉलंटियर ग्रुप्स एक साथ आए थे। ये एक ऐसा गठबंधन था जो उस दौर की देशभक्ति की भावना को एकदम साफ दिखाता है। चलिए अब थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री से हटकर उस विरासत को देखते हैं जो पुर्तगालियों ने यहाँ छोड़ी है, उनकी संस्कृति और खासकर उनकी वास्तुकला की छाप जो आज भी जिंदा है। लगभग 400 साल इतने लंबे पुर्तगाली शासन की विरासत यहाँ के नज़ारों में, यहाँ की इमारतों में लिटरली उकेरी हुई है। और इसका सबसे शानदार, सबसे फेमस उदाहरण है दीव का सेंट पॉल चर्च। ये चर्च कोई आम इमारत नहीं है। ये 1610 में बनकर तैयार हुआ और इसे भारत में बैरोक आर्किटेक्चर के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। इसका जो बाहरी हिस्सा है वो बहुत ही बारीक डिटेलिंग वाला है, और अंदर तो लकड़ी का काम इतना शानदार है, इतनी खूबसूरत नक्काशी है। और जो वेदी है उसे बर्मा की सागौन की लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनाया गया है। सच में एक वास्तुकला का चमत्कार है ये। लेकिन देखिए, इस जगह की कहानी सिर्फ इमारतों और लड़ाइयों की नहीं है। इसकी असली आत्मा तो यहाँ के लोगों में बसती है, यहाँ के आदिवासी समुदायों में, जो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। ये नंबर देखिए, 62%। जी हाँ, यहाँ की कुल आबादी का 62% हिस्सा वारली, कोकणा, ढोडिया और डुबला जैसे आदिवासी समुदायों का है। ये इस इलाके की पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन एक चुनौती भी है। ये चार्ट देखिए, ये 2011 की जनगणना का डेटा है। दादरा और नगर हवेली की साक्षरता दर थी 59%, जबकि पूरे भारत की औसत दर थी 74%। मतलब एक काफी बड़ा गैप है जो यहाँ की शैक्षिक चुनौतियों को साफ दिखाता है। और इस गैप को भरना क्यों जरूरी है, ये बात इस कोट में बहुत खूबसूरती से कही गई है। शिक्षा न केवल जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए एक इनपुट है, बल्कि आदिवासी समुदायों की आंतरिक शक्ति के लिए भी है, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। मतलब साफ है, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है एम्पावरमेंट की, अंदरूनी ताकत की। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास और संस्कृति के अलावा यहाँ एक और दुनिया बसती है, एक जंगली दुनिया। जी हाँ, इतिहास और कल्चर के अलावा ये इलाका नेचर के लिए भी एक बहुत ही जरूरी पनाहगाह है। यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है,
जिसे नवंबर 2000 से ऑफिशियली प्रोटेक्ट किया गया है। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, करीब करीब 92 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ये है दादरा और नगर हवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दायरा। ये एक बहुत बड़ा संरक्षित घर है जहां तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। तो इस जंगल में कौन कौन रहता है? यहाँ आपको तेंदुआ मिल जाएगा, सांभर और चित्तीदार हिरण भी दिख जाएंगे। पक्षियों की बात करें तो लाल जंगली मुर्गे से लेकर हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर तक और फ्लैम्बैक वुडपेकर जैसे कई खूबसूरत पक्षी भी यहाँ रहते हैं। सच में ये बायोडायवर्सिटी का एक जीता जागता खजाना है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। एक ऐसा इलाका जो इतिहास, संस्कृति और कुदरत तीनों से इतना अमीर हो, वो अपने इस बेमिसाल अतीत को बचाते हुए अपने सभी लोगों के लिए एक बराबर का भविष्य कैसे बना सकता है? यही वो संतुलन है प्रिजर्वेशन और प्रोग्रेस के बीच का, जो इस क्षेत्र के आने वाले कल की कहानी लिखेगा।